हेलो एवरीवन। तो आज हम परम्यूटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो प्रीवियस वीडियोज़ आए हैं उसमें हमने बेसिक्स कवर किया है। तो आज ये जो टॉपिक है परम्यूटेशन, ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप इंजीनियरिंग वाला पेपर दो या आप एसएससी, बैंक, पीओ कोई भी एग्ज़ाम दो, सब में ये टॉपिक आता ही आता है। तो इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। और क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है तो मैं वीडियोज़ को स्प्लिट करूँगा पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे। ठीक है, तो आप वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट के सीक्वेंस में ही देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन क्या होता है, देखो परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ईच अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स। एक बार और रीड कर देता हूँ। ईच अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब कि अगर मान लो हमको अरेंज करना है, मान लो हमको 3 लेटर्स अरेंज करना है ABC, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं? जितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं उसी को बोलेंगे कि उतने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं। तो सपोज मैंने ABC ले लिया, ये 3 लेटर्स ले लिए ABC, देखते हैं यहाँ कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ABC, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया मैं ACB लिख सकता हूँ। ठीक है, पहला तरीका ABC हो गया, दूसरा तरीका ACB हो गया, बस मैंने B और C को इंटरचेंज कर दिया। तीसरा तरीका हो गया मैं ये लिख सकता हूँ BCA। तीसरा तरीका हो गया BCA। चौथा तरीका एक और लिखते हैं, चलो। और कितने तरीके पॉसिबल हैं? एक तरीका ये भी तो हो सकता है अगर मैं लिख दूँ BAC। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। ये है BCA और ये था ACB। ये 3 तरीके हो। क्या और तरीके पॉसिबल हैं ABC को अरेंज करने के? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एक CBA इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो एक और, अगर AB को इंटरचेंज कर दूँ तो CAB, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परम्यूटेशंस या बोलूँ 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। कितने? 6। तो जितने परम्यूटेशंस होते हैं उसी को बोलते हैं उतने अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 6। या इसी को मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता हूँ, कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है? 6। ठीक है, अभी मैंने ABC को अरेंज किया। मेरे पास, मान लो मेरे पास 3 लेटर दिए हुए थे ABC, अभी मैंने तीनों को ही अरेंज किया है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो क्या? टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब कि मेरे को जितने लेटर्स दिए गए मेरे को सभी को यूज़ करना है। मेरे को 3 लेटर्स दिए गए थे ABC, ऐसा नहीं था कि कहीं पे कंडीशन की बस 2 यूज़ करो, नहीं, मेरे को तीनों यूज़ करने थे। तो तीनों अगर मैं यूज़ करूं तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ABC, ACB, BCA, BAC, CBA, CAB, यानी टोटल 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं, या मैं ऐसे बोलूँ 6 परम्यूटेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक अरेंजमेंट ईच अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स। फिर अभी मैं ऑल नंबर ऑफ थिंग्स लेकर आ रहा हूँ, मतलब कि जितने हमको अरेंजमेंट्स निकालने हैं, जितने लेटर्स दिए हुए हैं सबको लेके अरेंज करना है। ओके, तो मैंने यहाँ एक और नोट भी लिखा है। क्या नोट लिखा है? कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कि ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ABC है, ठीक है, इसका उल्टा ऑर्डर कितना होगा? अगर मैं इसको चाहूँ तो CBA, अगर मैं ABC को CBA लिख दिया तो ये दोनों अलग अलग में काउंट होगा। ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा। ठीक है, ये मत कहना कि ये दोनों सेम है, नहीं। परम्यूटेशन में ऑर्डर भी अकाउंट में लेना पड़ता है। ठीक है, ऑर्डर को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट माना जाएगा। फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूँ, जैसे ABC था, मैंने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया CBA, तो इसको मैं दूसरा अरेंजमेंट मानूंगा। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है या 6 परम्यूटेशंस पॉसिबल है। ओके, ये था मेरा पहला एग्जांपल। अभी मैंने 3 लेटर्स लिए ABC और तीनों लेटर्स को एक साथ लेके अरेंज किया। ओके, तो देखिए एग्जांपल 2 लेते हैं। इस बार मैंने 4 लेटर्स लिए हैं ABCD और मेरे को बस एक बार में किसी 3 को यूज़ करके, यानी कि टेक 3 एट अ टाइम, एक बार में किसी 3 को यूज़ करके देखने कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं या कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं। तो अगर मैं नोट करना शुरू करूं
तो सबसे पहले लिखूँगा कि अरे ABC एक बन सकता है। अगर मैं ABC को लूँ एक साथ और उनका एक अरेंजमेंट बना दूँ तो ABC पॉसिबल है। अगला क्या पॉसिबल है, एक ACB पॉसिबल है। मैंने बस B और C को अपने आपस में इंटरचेंज कर दिया। उसका थर्ड क्या पॉसिबल है, BCA पॉसिबल है। ऐसे ही करते करते देखो एक BAC पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है, एक CAB पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है, एक शायद अगर AB को इंटरचेंज कर दो CBA पॉसिबल है। ठीक, तो मैंने ABC लिया, पहले ABC चूज़ किए, A, B और C उनसे 6 परम्यूटेशंस पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, A, B, D लेता हूँ, A, B, D लेता हूँ। सिमिलरली उससे भी 6 परम्यूटेशन निकलेंगे। कैसे, देखो अगला निकलेगा ADB, फिर उसका नेक्स्ट निकलेगा BDA, फिर उसका नेक्स्ट निकलेगा BAD, फिर उसका नेक्स्ट निकलेगा DAB, फिर उसका नेक्स्ट निकलेगा DBA। ठीक है, पहले मैंने ABC लिया, उससे 6 परम्यूटेशन बनाए, जैसे यहाँ पे ABC से 6 बनाए थे। ठीक है, अब अगर मेरे को ABC ना लेके ABD लेना होता, ABD, उससे भी 6 बनेंगे सिमिलरली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं BCD ले लेता हूँ। BCD लिया, इससे भी 6 बनेंगे। कैसे, पहला तो हो गया BCD, उसके बाद हो जाएगा BDC, होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा CBD, फिर उसके बाद हो जाएगा CDB, फिर उसके बाद हो जाएगा DCB, और उसके बाद हो जाएगा DBC। आपको आइडिया हो गया ना मैं ये कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो BCD लिया, उससे भी 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, चलो ABC हो गया, ABD हो गया और BCD हो गया। तो अगला बचा ACD, ये 3 मैंने ले लिए, ये 3 लेटर्स मैंने एक साथ ले लिया। अब इसको अरेंज करते हैं, देखते हैं कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ACD के बाद ADC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा CAD, सिमिलरली CDA, उसके बाद हो जाएगा DAC और DCA। ठीक है, टोटल मेरे पास इससे ज़्यादा परम्यूटेशंस या इससे ज़्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो कितने हो गए, 6 + 6 + 6 + 6, तो टोटल कितने हो गए, 24 अरेंजमेंट या 24 परम्यूटेशंस। तो अगर मेरे को क्वेश्चन आता है कि ABCD 4 लेटर्स है, उनमें से आपको एक बार में 3 यूज़ करने हैं और बताओ कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, तो इतने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, यानी कि 24 परम्यूटेशंस आर पॉसिबल इफ़ वी आर यूजिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ 4 लेटर्स। ओके, तो ये जो मैंने अरेंजमेंट्स लिखे हैं, एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि आप ये सब अरेंजमेंट लिख सको। अभी तो यहाँ 3 लेटर था, यहाँ 4 लेटर था, अगर 5 लेटर अगर मैं कर देता तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो क्या किया गया, एक शॉर्टकट निकाला गया। कैसे, देखो जब मेरे को 3 लेटर्स अरेंज करने थे, कितने लेटर्स, 3 लेटर्स अरेंज करने थे, 3 लेटर्स, तो मेरा आंसर कितना था, 6 परम्यूटेशन। तो मैंने ध्यान से देखा कि अगर मेरे को 3 लेटर अरेंज करने थे, यानी कि अगर मैं 3 फैक्टोरियल निकालूं, ठीक है, 3 लेटर्स अरेंज करने थे A B C, तो मैं 3 फैक्टोरियल निकालूं तब भी मेरा आंसर 3 × 2 × 1 आएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2 × 1, जो कि होता है 6 के इक्वल। देखो यही आंसर आया, तब भी मेरा 6 ही आया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पे D दे देता, ABCD, और यानी कि अब 4 लेटर्स हो जाते। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे, टेकन ऑल एट अ टाइम। सिमिलरली अगर 4 लेटर्स दे देता मेरे को, बोलता कि टेकन ऑल एट अ टाइम, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है बताओ, तो मैं सीधा बता देता कि अरे 4 फैक्टोरियल आंसर है इसका। क्या बोल देता, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 और 2 24। ठीक है, तो मेरे को अब देखो 4 लेटर्स के लिए ऐसे अरेंज करके देखना नहीं पड़ा कि 6 आएगा या कितना आएगा। 3 लेटर्स के लिए तो मैंने करके दिखाया कि देखो 6 आया, और सिंपल अगर मैं 3 फैक्टोरियल कर दूँ तो भी 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन जब 4 लेटर्स के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा और वो 24 आएगा। आप चाहो तो इसको अरेंज करके देख सकते हो, ABCD को 4 लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, टेकन ऑल एट अ टाइम, आंसर 24 ही आएगा। ओके, लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब टेकन ऑल एट टाइम, मतलब ABCD अगर आपको 4 लेटर दिए हैं तो चारों के चारों यूज़ करने, लेकिन जब 4 से कम यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे इस केस में था 4 लेटर थे ABCD, लेकिन मेरे को 3 यूज़ करने थे, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा भी मैं रफ करता हूँ। तो जो कंक्लूजन निकला मैंने यहाँ लिख दिया, देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पॉसिबल इफ़ ऑल लेटर्स टेकन एट अ टाइम।
अगर सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट लेटर्स हैं, अगर मेरे को सबके सब चूज़ करने पड़े तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो 3 लेटर में कितना आया था, 3 फैक्टोरियल आया था, मैंने करके दिखाया था ABC वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ये कितना आया था, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 परम्यूटेशंस पॉसिबल थे। तो मैंने बोला कि जैसे 3 लेटर के लिए 3 एट अ टाइम यानी कि ऑल एट अ टाइम ABC तीनों को अरेंज करके 6 वेज 3 परम्यूटेशंस पॉसिबल थे। सिमिलरली मैंने बोला कि अगर आप 4 लेटर के लिए करोगे ABCD और चारों को जब एक साथ लेके अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24 आएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोल दे कि नहीं मैं आपको 5 लेटर देता हूँ ABCDE और सभी लेटर को यूज़ करके आपको बताना है कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है, तब सीधा बोलोगे 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। ठीक है, तो बस आपको देखना है कि कितने लेटर्स दिए गए हैं उतना फैक्टोरियल कर दो। तो एक नोट करके लिख लेना कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी arranged in n factorial ways। ये की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कि अगर n डिफरेंट थिंग्स है तो उसको हम n फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। ये याद रखना कि डिफरेंट होना चाहिए। अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि A और B था, मैंने अभी तक जितने भी लिए हैं लेटर्स ABC लिया है, ABCD लिया है या ABCDE लिया है, सारे लेटर्स अलग अलग लिए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग लेटर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आप ये केस तो समझ गए होंगे कि जब मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स होंगे, मतलब n थिंग्स होंगे और n के n लेके अरेंज करना है, यानी जितने सब के सब लेके अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल वेज पॉसिबल है। ख़त्म। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बस अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप इस टाइप का क्वेश्चन तो बना लोगे। ठीक है, अब सेकंड केस जो मैंने लिया था, सेकंड एग्जांपल, वो क्या लिया था, मैंने लिया था 4 लेटर्स ABCD और 3 यूज़ एट अ टाइम। एक टाइम पे 3 यूज़ करके मैंने अरेंजमेंट्स बनाए थे। तो कितने अरेंजमेंट्स बने थे, 24 परम्यूटेशंस बने थे। ठीक है, एग्जांपल 2 वाला केस है ये। अभी मैंने 4 में से 4 नहीं लिए थे, 4 में से 3 लिए थे, फिर भी 24 परम्यूटेशंस बने। ठीक है, फिर भी 24 परम्यूटेशंस बने। ठीक है, तो एक और केस मैं लेता हूँ, मैं कर देता हूँ 3 लेटर्स ABC एंड यूज़ 2 एट अ टाइम। ठीक है, मेरे पास 3 लेटर है ABC, अगर मैं 2 यूज़ करता हूँ एक टाइम पे तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, चलो बनाते हैं। एक बनेगा AB, एक बनेगा BA, एक बनेगा AC, एक बनेगा CA, एक बनेगा BC, एक बनेगा CB। कितने अरेंजमेंट बने, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही पॉसिबल है। 3 लेटर्स थे ABC ABC और मेरे को 2 यूज़ करने थे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, टोटल 6 अरेंजमेंट या 6 परम्यूटेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2। 24 को मैं ये लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2। सिमिलरली 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 ये वाला जो आया था सेकंड यहाँ वाला आंसर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। ठीक है, 3 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 3 लेटर्स को मुझे अरेंज करना था। यहाँ 4 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को 4 लेटर्स को अरेंज करना था। 4 लेटर्स दिए हुए थे ना मेरे को, टोटल कितने लेटर्स दिए हुए थे वो यहाँ लिख लो, वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक, तो उसके बाद क्या किया गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 से डिवाइड किया गया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 से डिवाइड किया गया। क्यों, ताकि अब ऊपर देखो 4 3 2 1 बन गया, इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे 1 है, 1 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 को तो मैं लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको क्या किया गया,
इसको न्यूमरेटर में लिख दिया 3 फैक्टोरियल, ये 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया ताकि ऊपर फैक्टोरियल बन जाए। n फैक्टोरियल होता है ना, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट कहाँ तक 1 तक जाता है, इसलिए 1 तक हमको लिखना पड़ा, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सिमिलरली नीचे 1 है, 1 को मैं 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, कुछ चेंज नहीं आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो अब क्या किया गया, इसको लिख दिया गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 को हमने लिख दिया 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 क्यों लिखा, ये जो 4 है ये था टोटल कितने लेटर्स थे मेरे पास, और ये 3 है लेटर्स टेकन। तो मैंने देखा कि नीचे 1 आ रहा था, 1 को तो मैं ऐसे लिख सकता था 4 माइनस 3, 4 मतलब कितने लेटर्स मुझे दिए थे, देखो मेरे को 4 लेटर्स दिए थे और यूज़ कितने करने थे 3, तो अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूँगा तो 1 ही फैक्टोरियल आएगा, वो 1 ही आएगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल है, इसको भी ऐसे लिख दो, 1 फैक्टोरियल को लिख दो, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2, 1 को मैंने लिख दिया 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 क्यों लिखा, 5 माइनस 4 या 10 माइनस 9 क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए क्योंकि मेरे को पहला नंबर हमेशा वो लिखना था कि टोटल कितने लेटर्स दिए थे मेरे को। इस केस में देखो 3 लेटर्स दिए थे, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा 3, उसमें से अगर ये 2 माइनस कर दो तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। और 2 क्या बता रहा था कि कितने लेटर्स एक बार में लेने हैं। तो जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, क्या हमेशा इसी फॉर्म में आ रहा था। तो इसको एक जनरलाइज फॉर्म दे दिया गया, क्या जनरलाइज फॉर्म दे दिया गया, तो इसको क्या जनरल फॉर्म दे दिया गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि if we have n things and r things taken at a time, if we have n things and r things taken at a time, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बना दिया गया कि जितने भी परम्यूटेशंस पॉसिबल है, ठीक है, या शॉर्ट में लिख दिया मैंने परम्यूटेशन पॉसिबल है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो जितना भी मेरा आंसर आ रहा था वो सब इसी फॉर्म में आ रहा था। देखो टोटल मेरे पास 3 लेटर्स थे, 3 में से मेरे को 2 चूज़ करने थे, तो 3 अपॉन 3 माइनस 2, देखो लिखा है ना, टोटल 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2। n क्या है, n है टोटल थिंग्स जितना मेरे पास है, और r कितना है, थिंग्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे कितना हमको सिलेक्ट करना है उसमें से। तो यहाँ देखो मेरे पास फर्स्ट केस में था 4 लेटर्स थे, 4 में से मेरे को 3 सिलेक्ट करने थे एक बार में, तो मेरे को डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कितना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मेरा क्या है, टोटल n है और उसमें से कितने सिलेक्ट करने, 3, वो मेरा r है। तो इतना सा बस आप यूज़ करो, डायरेक्ट आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, आपको इतना अरेंज करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ये फॉर्मूला वैलिड है भी कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि सेम आंसर आता भी है कि नहीं आता। एक और केस ले लिया मैंने, सपोज़ मेरे पास फिर से 4 लेटर्स है ABCD, 4 लेटर्स है, मेरे को नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स निकालने हैं, टेक 2 एट अ टाइम, 2 लेटर्स एट अ टाइम। ABCD है मेरे पास, यानी 4 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो एक बन सकता है AB बन सकता है, तो BA भी बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली एक AC बन सकता है, तो CA भी बन सकता है। सिमिलरली एक AD बन सकता है, तो DA भी बन सकता है, ओके। अब देखो BC बन सकता है, तो CB भी बन सकता है, BD बन सकता है, तो DB भी बन सकता है, CD बन सकता है, तो DC भी बन सकता है। तो देखो काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, 12 अरेंजमेंट बोलूँ या बोलूँ 12 परम्यूटेशंस पॉसिबल, ओके। कब, जब 4 लेटर्स है और उसमें से मेरे को 2 एट ए टाइम सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 12 परम्यूटेशंस पॉसिबल है। तो अब देखो इस फॉर्मूले से मैं निकालता हूँ, इस फॉर्मूले से निकाल के देखता हूँ क्या उसी तब भी 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 4 दिए हुए हैं टोटल लेटर्स, और r कितना, हमको कितना सिलेक्ट करना है 2, तो r को 2 रख दो इसी फॉर्मूले में। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ये होल पे फैक्टोरियल है, अपना अपना फैक्टोरियल मत लगा देना, वो गलत है। तो देखो कितना हो जाएगा, ऊपर 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे ये आएगा 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। तो देखो ये कैंसिल, बचा कितना 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 कितना है 12। देखो सेम आंसर आया, जितना ये था उतना ये था, यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, तो मेरा नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल पे फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया कि इसको एक लिखने का एक तरीका खोजा गया, ये कहीं पे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, P फॉर परम्यूटेशन, कैपिटल P है ये, ब्रैकेट में n, n मतलब टोटल थिंग्स या टोटल ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये टेकन एट अ टाइम, थिंग्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है इसको लिखने का, NPR। ठीक है, NPR, या तो P ब्रैकेट में N कॉमा R लिख दो, या NP और नीचे सबस्क्रिप्ट में R लिख दो। ठीक है, ये तीनों वैलिड है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे भी लिखा मिल सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, तीनों का कहीं पे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मीनिंग यही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कहीं पे ऐसे लिख दिया 3p2, इसका मतलब कितना हुआ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कहीं पे लिख दिया 5p2, इसका मतलब कितना हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का होल पे फैक्टोरियल। या इसको ऐसे भी लिख सकता था, 5p2 को p लिख के 5, 2 भी लिख सकता था, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों से हमको यही मिलेगा। ठीक है, ये है n होता है, फर्स्ट नंबर n होता है, सेकंड नंबर r होता है। फिर से बोला हूँ, फर्स्ट नंबर n, सेकंड नंबर r, और इसमें ऊपर वाला नंबर n होता है, नीचे वाला नंबर r होता है। ठीक है, और हमको n में से r चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है जो r होता है, r की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी या बराबर रह सकती है किसके, n के, और स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से। r की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकता है। अगर मेरे को 5 में से 3 चीज़ सिलेक्ट करनी है, या मैं 5 में से मैक्सिमम 5 चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, 5 में से 5 चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो दूसरा चीज़ है 5 में से 0 चीज़, यानी एक भी नहीं, चाहे सिलेक्शन करूँ या अरेंजमेंट करूँ, दोनों में यही केस होगा। r की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n तक वेरी करती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हो, याद रखना, एक इक्वल टू का साइन भी रहता है यहाँ पे, r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर, और n से छोटी या उसके बराबर। ओके, तो देखो चलो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाने आया कि नहीं आया। P फॉर परम्यूटेशन 15,3, 15 क्या होगा, हमेशा फर्स्ट नंबर होगा n, सेकेंड नंबर होगा r। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 15p3, यानी कि NPR इसके इक्विवेलेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी n फैक्टोरियल, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 पे होल फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3, 12 फैक्टोरियल। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू, पूरा 1 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा 12 फैक्टोरियल तक लिखो, नीचे 12 फैक्टोरियल लिखो, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना है 15 इंटू 14 इंटू 13, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ये आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्स 2730 के आसपास आएगा ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और चीज़ मैं बोलूँ, चलो P ऑफ 5,2 निकालो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5p2, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू
3 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 2 3 आएगा और फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चाहे ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ सेम थिंग है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि P 5,5 निकालो, इसका क्या मतलब हुआ 5P5, यही मतलब हुआ ना इसका। R की वैल्यू मैक्सिमम n तक जा सकती है, यानी कि 5 के इक्विवेलेंट हो सकती है इस केस में। कभी भी ऐसा नहीं लिखा हो कि 5P6, कभी ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से ग्रेटर नहीं हो सकता, मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। ये नंबर कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐसा थोड़े बोलेंगे कि 5 में से माइनस 1 चीज़ सिलेक्ट करनी है या माइनस 2 चीज़ सिलेक्ट करनी है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम 0 तक जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 5 तो होता है 0, यानी कि 0 और ये फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 120। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये 120 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में दो चीज़ पे ध्यान दो। किस चीज़ पे, P 5,5 या 5P5 इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी 5 फैक्टोरियल के इक्वल थी, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कहीं पे NPN लिखा हो या ऐसे लिखा हो P(n), इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी n फैक्टोरियल के इक्वल होगी। ये एक और की पॉइंट है। तो कहीं मैं बोलूँ कि सीधा 2P2 कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बोल देना 2 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा 2 फैक्टोरियल के इक्वल। अगर मैं बोलूँ 6P6 कितना होगा, सीधा आप बोलना 6 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। अगर मैं बोलूँ 100P100 कितना होगा, सीधा बोलना 100 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। देख लो इस फॉर्मूले से, अगर नहीं भी पता है तो फॉर्मूला लगाओगे। मान लो तुमको नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 100, वो तो 0 हो जाएगा, तो 100 फैक्टोरियल आएगा आंसर। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना, टाइम बचेगा। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है बोर्ड पे, इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अरेंज्ड बाय टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। तो मेरे को एक लेटर दिया हुआ है M, ऐसे ही O, ऐसे ही N, D, A, Y, टोटल 6 लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली बोलूँ तो एक वर्ड दिया हुआ है मंडे और मेरे से पूछा जा रहा है कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके लेटर्स को यूज़ करके। तो मेरे को दिख रहा है कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स है। ठीक है, मेरे को कितना यूज़ करना है एक बार में, ऑल लेटर्स एट द टाइम। तो टेकन एट अ टाइम, कितने लेटर्स एक बार में लेने हैं, लेटर्स टेकन एट अ टाइम, ये भी 6 लेने, क्योंकि बोल रहा है ऑल लेटर्स, यानी कि 6 के 6 यूज़ करने एक बार में। तो अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ P ऑफ 6,6, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6P6, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720। अगर मैं फॉर्मूला वाइज जाऊँ तो मेरे को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे पास 6 टोटल लेटर्स है और 6 के 6 यूज़ करने लिखा है ना, ऑल लेटर्स एट अ टाइम, तो सिंपल 6P6 और फॉर्मूला लगाओगे 720 आ जाएगा। वरना दूसरा तरीका क्या है इसका, मैंने बोला था कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। पॉइंट लिखवाया था मैंने, पहला की पॉइंट यही था कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ देखो MONDAY सारे जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सारे डिफरेंट है। टोटल कितने हैं 6, यानी 6 लेटर्स, 6 डिफरेंट लेटर्स। तो 6 डिफरेंट लेटर्स को मैं डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल वेज, यानी कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन n फैक्टोरियल वेज। तो 6 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, यानी कि सिंपल मैं यहाँ से भी लिख सकता था 720। मेरे को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधा मैं क्वेश्चन देख के यहाँ से बता सकता था। ठीक है ना, लेकिन ये मेथड कब एप्लीकेबल है, याद रखना, जब यहाँ पे लेटर्स रिपीटेबल नहीं है। ओके, मान लो इसी में ये फर्स्ट पार्ट में बोलता और सेकंड पार्ट में दे देता कि चलो बताओ, इफ़ वी यूज़ 2 लेटर्स एट अ टाइम, तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे 2 लेटर्स एट अ टाइम। तो सिंपल आप क्या करते, मैंने बोला था 2 अरेंजमेंट, तो आप सीधा बोलते P6,2, तो आप बोलते 6P2, तो आप बोलते 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2, यानी कि 4 फैक्टोरियल।
तो ये हो जाता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4, वो कट जाता है 4 फैक्टोरियल वाले टर्म्स, तो 6 5 30। तब कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे? 30। अगर मैं बोलता कि 6 में से मुझे बस 2 यूज़ करने हैं तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? ओनली 30। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अब यूज़ करने आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था। ठीक है, कैसे? देखो, मेरे को बोला है मंडे के लेटर्स को अरेंज करना है, तो मंडे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं, तो 6 बॉक्स बना लो। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बॉक्स वाला मेथड बनाया, ये क्वेश्चन उस मेथड से भी सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में मैं कितने रख सकता हूँ? टोटल 6 वेज। ठीक है, अगर फर्स्ट में मैंने रख दिया, जो सेकंड में तो अब नहीं रख सकता ना। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 वेज। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा? 4 वेज। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा? 3 वेज। सिमिलरली यहाँ 2 वेज। सिमिलरली यहाँ 1 वेज। तो टोटल वेज कितना हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 6 फैक्टोरियल, या आप बोलो 720। ठीक है ना, इस मेथड से भी इसको कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ़ p ब्रैकेट में n-1, 3 रेशियो p ब्रैकेट में n, 4 इक्वल टू 1:9 फाइंड n। ठीक है, अगर आपको बस फॉर्मूला पता है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि फैक्टोरियल का सॉल्व करना मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, फैक्टोरियल वाले वीडियोस में, शायद फर्स्ट लेक्चर वही था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि n-1 p 3 लिखा है। ठीक, रेशियो मतलब अपॉन, इसका क्या मीनिंग हुआ? n p 4 लिखा है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है दोनों का? 1/9। ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता वो भी बस आप फॉर्मूला अप्लाई करेगा और आंसर निकाल ले जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, n p r, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, n की जगह n-1 है ना, तो उसी का फैक्टोरियल लगा दो। यहाँ क्या होता था? n होता था, मैं लिखता था n फैक्टोरियल। यहाँ n-1 है तो लिखूँगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r। यही तो होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी दिस माइनस दिस, उतना टाइम्स फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय, सिमिलरली यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल। दिस माइनस दिस होता है डिनोमिनेटर में, तो वही किया मैंने। ये किसके इक्वल था? 1/9 के। ठीक है, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल इनटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। किसके इक्वल था? 1/9 के इक्वल था। तो अब चेंज करो, ये तो मैंने सिखाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, इसको कैसे सॉल्व करना है। n-1 फैक्टोरियल, देखो पहले यही कुछ कैंसिल कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो रहा है n-4 फैक्टोरियल। अब यहाँ बच रहा है न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है उसको ये पता चल गया होगा मैंने कैसे लिख दिया ये। अब देखो फैक्टोरियल वाले टर्म सारे कैंसिल हो गए, अब मैं वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। 1/n इक्वल टू 1/9, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल 9। ठीक है, तो बस मेरे को ये चीज़ सिखाना था, उसके बाद तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर ले जाओगे अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, इफ़ 22pr+1 रेशियो 20pr+2 इज इक्वल टू 11:52 फाइंड r। ओके, तो देखो यहाँ पे n की जगह है 22 और r की जगह है r+1। कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करना है, n/p/r वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ n की जगह 20 और r की जगह है r+2। देखिए घबराना मत, इसका मीनिंग तो पता ही है क्या हुआ? 22pr+1 डिवाइड बाय 20pr+2, और ये रेशियो किसके बराबर है? 11/52 के। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 माइनस r। देखो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैंने यही लिखा, चलो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, इसका होल फैक्टोरियल। ठीक है, अभी मैंने बस इसको एक्सपेंड किया है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो वही आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ब्रैकेट लगा लेना,
यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है और माइनस का साइन है तो साइन को चेंज कर देता है। ये रेशियो किसके बराबर है? 11/52 के बराबर है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखो कितना हो जाएगा, 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r और ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 22 - 1, ये हो गया 21 माइनस r फैक्टोरियल बचेगा। और जब डिवाइड में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 - 2 18 माइनस r डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। ठीक है, इतना तो समझ आ गया सबको। ओके, अब देखो 22 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड बाय 21 माइनस आर को मैं लिख दूंगा 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू 20 माइनस 19 माइनस आर 19 माइनस आर इंटू 18 माइनस आर फैक्टोरियल। ये पता है ना कैसे लिख रहा हूँ, किसी भी फैक्टोरियल रहता है, किसी पे भी फैक्टोरियल रहता है तो एक एक डिक्रीज करते जाता है ना। जैसे n फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो हुआ, मतलब एक एक कम होता जा रहा है ना, यानी 1 माइनस होता जा रहा है। जो नंबर यहाँ है उसमें से 1 1 माइनस करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। सिमिलरली यहाँ पे भी 21 माइनस आर होल पे फैक्टोरियल है तो 1 1 माइनस करते जाओ, पहला नंबर यही, दूसरा इसमें से 1 माइनस करो तो 21 माइनस आर माइनस 1, 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 और माइनस आर तो एज इट इज़ रहेगा। ऐसे ही फिर अगला टाइम इसमें जब 1 माइनस करोगे तो 20 माइनस 1 19 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा उसको डाउट आ सकता है, इसलिए प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से वीडियो देखे, बीच का कोई वीडियो उठा के ना देखे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे शायद फैक्टोरियल मैंने मिस कर दिया, फैक्टोरियल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो फैक्टोरियल लगा रहेगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस आर फैक्टोरियल, अच्छे से लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल कर दो, जब तक फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल नहीं होते हैं तब तक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे आ गया, 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, नेक्स्ट लाइन देख लो, ऐसा कुछ आएगा 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 21 इंटू 52। ठीक है, 2 इंटू 21 इंटू 52। तो जो यहाँ पे आया राइट हैंड साइड में 2 इंटू 21 इंटू 52, इसको क्या करो एक्सपेंड करके लिख दो। एक्सपेंड मतलब क्या बोला मैंने, 2 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो था 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और फिर 52 था, 52 को लिख दो 4 इंटू 13, 4 इंटू 13। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे r 3 बार आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्यूबिक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर आएगा। उससे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जो था उसको ब्रेक कर लो। ठीक है, मैंने ब्रेक कर लिया, तो अब क्या करो, ऐसे ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो कि उनका प्रोडक्ट 21, 20 और 19 से कम आए। फिर से बोला हूँ, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जिनका प्रोडक्ट 21, 20 और 19 से कम आए। ओके, तो 2 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसके साथ, किसी के साथ भी करूँगा। अगर इसमें से किसी के साथ करूँगा तो 20 से या 21 जो मैक्सिमम नंबर है उससे ग्रेटर हो जाएगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 14। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हो गया 14। ठीक है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, और 13 को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, इसको अरेंज कर लो, मैं 13 पहले लिख लेता हूँ, 12 बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 13 इंटू 12, यानी इक्वल टू के लेफ्ट में 3 टर्म्स है, इक्वल टू के राइट में भी 3 टर्म्स है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, बीच में इक्वल लगा है। तो इक्वेट कर दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, सबसे बड़ा टर्म फिर छोटा टर्म फिर छोटा टर्म। वैसे ही इधर भी मैंने अरेंज कर लिया, सबसे बड़ा टर्म फिर छोटा टर्म फिर उससे भी छोटा टर्म। तो किसी को भी इक्वेट कर लो, अगर मैं 21
माइनस आर को इक्वेट कर दूँ 14 से तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गई ना आर की वैल्यू। या अगर मैं 20 माइनस आर को इक्वेट कर दूँ 13 से तो भी आर की वैल्यू आएगी 7। या मैं 19 माइनस आर को इक्वेट कर दूँ 12 से तो भी आर की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, लेकिन ये इक्वेट वैसे ही करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था ना, लेफ्ट में तो था ही। जब भी फैक्टोरियल ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। राइट में जो था उसको मैंने ब्रेक करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ताकि मैं इक्वेट कर सकूँ। अब चाहे 14 को इक्वेट करो, 13 को इक्वेट करो या 12 को इक्वेट करो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग के साथ। 14 हमेशा फर्स्ट वाले के साथ ही इक्वेट होगा, किसी और के साथ इक्वेट करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देखिए। ठीक, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियोस को रैंडमली मत देखा कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके एकदम सीक्वेंस में वहाँ अरेंज है, एकदम उसी पैटर्न में आपको वीडियोस को देखना है। अगर आप रैंडमली देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो परम्यूटेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में इतना ही और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।